हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पीडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टैट के लिए है, ठीक है। जो HP टैट है उसका ये क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, 2-3 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो इकट्ठे हैं इसमें। ये तो हम जो है वो मतलब 50 के आसपास जो है वो क्वेश्चन इसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है ना, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय BF स्किनर, क्रो एंड क्रो, RB कैटल, E.A. पील। ठीक है, तो ये किसने दी थी? ये दी थी E.A. पील ने। ठीक है, चारों जो हैं ये क्या हैं? साइकोलॉजिस्ट हैं। तो जो E.A. पील है उन्होंने ये दी है। ठीक है, स्किनर हमने ये पढ़ा हुआ है। स्किनर हमने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर की प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो बेस्ड होती है ना। और RB कैटल जो है ये भी हमने पढ़ा है। ये हमने पर्सनैलिटी में भी पढ़ा है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इन्होंने दिए थे, और प्लस इन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस में भी दिया हुआ है, इंटेलिजेंस थ्योरी भी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कर्ट लेविन, IP पेवलव, वॉल्फगैंग कोहलर या ऑल ऑफ दीज। जो संबंधित नहीं है उसका नाम हमने बताना। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वैसे होती क्या है ना? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, है ना, कि जो संपूर्णता होती है वो ज़्यादा महत्व रखती है, ना कि इसके पार्ट्स में, इसके टुकड़ों में। ठीक है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि फ्लावर होता है ना, फूल होता है। तो फूल के अगर अगर ऐसे हम फूल पूरा देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। पर अगर हम वही फूल जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसकी सारी पंखुड़ियाँ अलग कर देंगे, उसको तोड़ मरोड़ देंगे, तो वो कैसा लगेगा? फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब पूरा फूल देखने में ज़्यादा अच्छा है, उसका ज़्यादा महत्व है, पर अगर उसकी एक एक पंखुड़ी अलग अलग कर दी तो उसका जो वो मीनिंग होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, महत्वता होगी, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है कि वो संपूर्णता पे विश्वास करते हैं। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं? मैक्स वर्दिमर है ना, जो कि फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है, मैक्स वर्दिमर। कर्ट लेविन भी है, वॉल्फगैंग कोहलर भी है। ठीक है ना, कोहलर हमने पढ़ा इनसाइट लर्निंग थ्योरी। जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी में हमने 3 साइकोलॉजिस्ट पढ़े हैं ना, जो वॉल्फगैंग कोहलर है, कॉफका है और मैक्स वर्दिमर है, वो तो हैं ही हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। कर्ट लेविन भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, जिसकी हमने फील्ड थ्योरी की हुई है। पर जो पेवलव है ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। पेवलव, फिर के पेवलव क्या है? ये बिहेवियरिस्ट है। इसकी हमने लर्निंग थ्योरी पढ़ी हुई है ना, वो डॉग वाली, IP पेवलव की। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा, वो होगा हमारे पास ऑप्शन B, IP पेवलव। वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ इड। सुपर ईगो जो है वो इड का पूर्ण विपरीत है। यह कथन क्या है? सत्य, असत्य, आंशिक रूप से सत्य या बेतुका कथन। मतलब सुपर ईगो जो है वो पूरा मतलब विपरीत होता है इड का। तो ये क्या है? ट्रू है। अब हमें पता है कि ये कंसेप्ट जो है पर्सनैलिटी का, ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है। ये सिगमंड फ्राइड जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने दिया था कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें 3 मतलब हमारी पर्सनैलिटी में 3 जो है वो पार्ट्स दिए गए थे, सुपर ईगो, ईगो और इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है वो हमारा क्या होता है? एनिमल सेल्फ होता है। ईगो जो होता है वो हमारा ह्यूमन सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है। ठीक है, और जो हमारे पास सुपर ईगो है वो क्या है? हमारा मोरल सेल्फ है। तो जो मोरल सेल्फ होती है वो हमें अच्छे रास्ते पर, जो हमारी अंतरात्मा, हम कहते हैं ना हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है कि नहीं, ये काम तुमने गलत किया, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। ये सबके साथ होता है ऐसा। ठीक है, तो वो सुपर ईगो है जो हमें सही की तरफ रास्ता दिखाती है।
है ना। हमें गिल्ट भी फील होता है ना, तो वो गिल्ट भी किस वजह से फील होता है, क्योंकि सुपर ईगो की वजह से फील होता है वो। और इड क्या है, वो हमारा एनिमल सेल्फ है, उसको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस उसका मतलब जो मन है, जो उसने मतलब कोई ड्रीम है उसका, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकता है। वो चाहे गलत रास्ता हो चाहे सही रास्ता हो, उसको नहीं पता कि वो सही है या वो गलत है, ठीक है। तो वो हमारा एनिमल बीस्ट होता है, एनिमल सेल्फ होता है, एनिमल या बीस्ट होता है वो, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, मानव के ज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास जीन पियाजे की थ्योरी के स्टेजेस हैं, ठीक है, उन्होंने दिए थे जो स्टेजेस। तो उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कितने सालों को कवर करती है, अबाउट 7 to 11 ईयर को ये कवर करती है, ठीक है। और जो फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स होता है वो होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से 2 ईयर्स तक की होती है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, वो होती है फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। सेकेंड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो हमारी अबाउट 2 to 7 ईयर्स तक होती है। फिर उसके बाद जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 to 11 ईयर्स की होती है। और फिर जो लास्ट हमारे पास होती है अबाउट 12 to 15 ईयर, वो होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है। अमूर्त चिंतन, किसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, विकास शब्द में डैश निहित है। द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स, ऑप्शंस हैं ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओनली फंक्शनल चेंजेस, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस एंड नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस है कि जब भी डेवलपमेंट होती है तो उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है, होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, कैनन ने दिया था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब ये तीन जो है मेन वर्ड्स हैं, इनको अगर हम याद रखेंगे तो हमें होम्योस्टेसिस का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना डैश अधिगम का एक उदाहरण है। ऑप्शंस है पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सीरियल लर्निंग। तो ये क्या है, क्रमबद्ध अधिगम है, सीरियल लर्निंग है, ठीक है। पहाड़े सीखना जो है वो क्या है, क्रमबद्ध अधिगम है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये हम सभी को पता है कि ये कौन है, जेबी वॉटसन है, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रिमूवल और विड्रॉल ऑफ अ नेगेटिव रेनफोर्सर, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से क्या होता है, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम नेगेटिव रेनफोर्सर जो है वो हटा देते हैं तो किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में क्या होती है, वृद्धि होती है फिर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की तस्वीर क्या है। घोड़े की तस्वीर जो है वो क्या है, एन आइकॉनिक स्टिमुलस, कंक्रीट स्टिमुलस, सिग्नल स्टिमुलस या सिंबॉलिक स्टिमुलस, ठीक है। तो ये क्या है, एक आइकॉनिक स्टिमुलस है, ठीक है, आइकन है, आइकॉनिक स्टिमुलस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्बलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं। इफ अ टीचर प्रोवाइड्स रिइंफोर्समेंट आफ्टर एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड देन इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है, निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। मतलब कि एक तो फिक्स टाइम पे दे रहा है, एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है, 2 बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है, तो उसके बाद वो क्या है, वो रिइंफोर्समेंट दे रहा है, ठीक है, रिइंफोर्स कर रहा है उसको। तो वो क्या है, फिक्स्ड है, रेशो फिक्स्ड है, ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, ओके। अब फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है कि उसमें टाइम फिक्स किया होता है कि हर 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में वो जितने भी क्वेश्चन के जवाब देगा, चाहे सही देगा चाहे गलत देगा, कुछ भी है, पर आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगी,
ठीक है, तो वो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होता है। बाकी वेरिएबल रेशो शेड्यूल है। वेरिएबल रेशो शेड्यूल में क्या है कि ऐसा कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता है कि मतलब किसी ने 2 क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो उसको रिइंफोर्समेंट मिली, किसी ने 4 के दे दिए तब उसको जो है वो रिइंफोर्समेंट मिल गई। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स। इंसिडेंटल लर्निंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंसिडेंटल लर्निंग का मतलब होता है कि अनइंटेंशनल लर्निंग, अकस्मात या गैर इरादतन सीखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए। इसे याद करना डैश को दर्शाता है। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन शिमला। रिमेंबरिंग दिस इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी तो हमें पता है कि बहुत लंबे टाइम तक हमारे इसमें रहेगी, माइंड में रहेगी। ठीक है ना, वो मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी होता है, ये भी पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, है ना। मेमोरी जो है वो जनरली 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये बाकी ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये जो 3 है बी, सी और डी ऑप्शन जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी भी पार्ट है। और इसमें क्या होता है, जैसे एक प्रोसीजरल मेमोरी में होता है जैसे कि हम कोई भी स्किल सीखते हैं। ठीक है, कोई भी स्किल सीखते हैं, जैसे हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, डाइविंग सीख रहे हैं ना, स्विमिंग सीख रहे हैं, साइकिलिंग सीख रहे हैं, तो वो सारी जो उसका जो नॉलेज होगा वो प्रोसीजरल मेमोरी में होगा। ठीक है, कि मान लो कि हमने 5-7 साल जो है वो ड्राइविंग की है, उसके बाद हमने मान लो 10 साल का गैप दे दिया, 5 साल का गैप दे दिया, हमने बिल्कुल ड्राइविंग नहीं की। 5 साल के बाद जब भी हम ड्राइविंग करेंगे तो हमें पहले का नॉलेज होगा। एक दिन हमारे हाथ कांपेंगे, दूसरे दिन कांपेंगे, तीसरे दिन नहीं कांपेंगे, फिर हमें क्या होगा, नॉलेज होगा, हम जो है आराम से चला लेंगे। ठीक है, तो वो क्या था, प्रीवियस नॉलेज था हमारे पास। एपिसोडिक मेमोरी होती है कि कुछ स्पेशल हमारी लाइफ में हुआ है, कि जैसे हमारा कोई बर्थडे बड़ा अच्छा मनाया गया था, वो यादें हमें हैं, जो हमारी पर्सनल यादें होती हैं जो हमारे पास होती हैं वो एपिसोडिक मेमोरी में आती हैं। और सीमेंटिक मेमोरी होती है वही स्पेशल जो मोमेंट्स होते हैं वही, पर वो क्या होते हैं, जनरल वर्ड से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है उनसे रिलेटेड होते हैं, हमारे से रिलेटेड नहीं होते। तो इसमें क्या है, मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए, तो मैंने बिताए, तो ये क्या है, एपिसोडिक मेमोरी में आएगा क्योंकि ये मेरी याद है ना, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सभी को पता होगा कि MA/CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो मेंटल एज का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, वो दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने या अल्फ्रेड बिनेट जो कहा जाता है, उन्होंने दिया था। ठीक है, MA/CA उन्होंने दिया था। इसमें जो इंटू 100 लगाया गया है, मल्टीप्लाई जो किया गया 100 को, वो किसने किया था, टर्मन ने किया था। फॉर्मूला जो दिया है IQ का वो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है, पर अगर हम ये कहें कि इस फॉर्मूले को फंक्शनल किसने बनाया है, तो वो बनाया है टर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रक्षेपण विधियां डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू असेस इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड। तो ऑब्वियस है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमने पर्सनैलिटी में पढ़ी हुई हैं, पर्सनैलिटी के लिए यूज़ की जाती है, उनको असेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, जब उनको रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट किया जाता है। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी क्या करते हैं, सीखते हैं, तब उन्हें जल्दी जो सीखा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो ये जो है डिसलेक्सिया जो है, वैसे ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, है ना, इनको मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं कहा जाता। ये जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर है, और लर्निंग में भी कौन सा है, रीडिंग डिसऑर्डर है, रीड करना। ठीक है ना, रीडिंग डिसऑर्डर जो है वो डिसलेक्सिया होता है। जैसे कि हमारे पास ये है M और ये है W, ये एक जैसा है, मतलब जो बच्चा होगा उसको M और W में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है, रीड करना नहीं आ रहा, वो M को W पढ़ रहा है, W को M पढ़ रहा है ना।
तो ये क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, क्या दर्शाता है ये? ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उसके जो विचार हैं उसको उनको विद्यालय में सम्मानित किया जाता है, घर में नहीं किया जाता है ना। मतलब बच्चे उन तभी ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं अगर उनको वैल्यू दी जाए, उनकी बातों को वैल्यू दी जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ऑब्वियसली स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल नीड्स हैं मतलब उन चिल्ड्रन को, तो उनके लिए केस स्टडी मेथड जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो उनकी होगी, यूनिक होगी, वो दूसरे की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी और का जो मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसकी अपने केस के हिसाब से अपनी जो है वो ट्रीटमेंट होगी। तो केस स्टडी मेथड जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना? तो ये किसने कहा है? ड्रेवर ने कहा है। ठीक है, मेंटल हाइजीन के बारे में। नेक्स्ट है भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टिमुलेट फियर इमोशन? फियर इमोशन को जो है वो कौन स्टिमुलेट करता है? सडन नेचुरल स्टिमुलस है ये। ठीक है, ये सडन अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक है भय संवेग उत्पन्न करने के लिए। और वैसे अचानक से होता है ना, हमें अचानक से जो है ये फीलिंग आती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वो पेरेंट्स को कहा जाता है, माता पिता एवं परिवार को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में कौन सा क्षेत्र संबंधित है? ठीक है ना, टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर और हिज स्टूडेंट्स विच आर द फॉलोइंग फील्ड्स रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव? तो ये कौन सी है? टीचर से रिलेटेड तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑब्वियस है शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो इसके साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय, इस पे किसने बल दिया था कि इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है? तो ये रूसो ने इसके ऊपर बल दिया था। इन सब में जो है वो रूसो ने इसके ऊपर बल दिया था, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? तो कितनी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही है, उसे अहम केंद्रित कहा जाता है। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। नेक्स्ट है शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होता है? तो ऑब्वियस है कि अभी तक तो एज ऑफ द चाइल्ड ही होता है ना, कि बच्चों की उम्र वो जो है किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? एवरी चाइल्ड इज सेम, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, सम चिल्ड्रन आर सेम। ऑब्वियस है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डेवलप लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन द चिल्ड्रन। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकते हैं। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द फॉलोइंग बिहेवियर: एग्रेसिव बिहेवियर, मिस्टेक इन लर्निंग, एक्सेसिव टॉकिंग, हाइपर एक्टिविटी। तो ये क्या है? एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है ना। द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? तो ये क्या है? संज्ञान भावना, कोग्निशन इमोशन। ठीक है, कोग्निशन और इमोशन को जो है वो शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेट टू टेक्स प्लेस। मतलब इनका करेक्ट सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है? रिस्पॉन्स सिलेक्शन होता है, देन कैटेगराइजेशन होगा, देन प्री प्रोसेसिंग होगा, देन रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
ओके, नेक्स्ट है किंडरगार्टन आंदोलन के जनक कौन थे? किंडरगार्टन आंदोलन के जनक जो थे वो थे फ्रॉबेल, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रॉबेल, मॉन्टेस्क्यू भी हैं पर फ्रॉबेल ने पहले वर्क किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ठीक है, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, तो ये हमें पता है किसने प्रमोट की है। एक तो कोहलर जो है उनका मेन कंट्रीब्यूशन है, फिर कोफका है और मैक्स वर्दीमर, इन तीन का कंट्रीब्यूशन है। और ये तीनों क्या थे? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। कि कौन थे? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा पहचान की गई है? 4 विशिष्ट अवस्थाओं। बच्चों के बौद्धिक विकास मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है बच्चों की, वो किसने दी है? वो दी है पियाजे ने। चार है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो 4 स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं, है ना। तो इसमें पियाजे जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, एक्सट्रोवर्ट या वेरी हार्ड वर्किंग? तो ऑब्वियस है वो क्या होते हैं? वो होते हैं कन्वर्जेंट थिंकर, मतलब वो सीधा सीधा सोचते हैं, मतलब डाइवर्जेंट थिंकर्स नहीं होते। डाइवर्जेंट थिंकर जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रंस, ठीक है। अब हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सट्रोवर्ट हो, मे बी कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये जैसे हम बात करते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो अटेंशन डेफिसिट मतलब इसमें क्या होगा कि बच्चे, ये मतलब सारी लर्निंग डिसऑर्डर की बात की गई है, तो बच्चों में क्या होगा कि अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी होगी, एंड हाइपर एक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगे बच्चे, ठीक है। अटेंशन की उनमें कमी होगी और बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, इतने एक्टिव होंगे जो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो वो क्या है? एक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये क्या है? ये लर्निंग डिसऑर्डर है, मतलब ये वाला, ठीक है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ये सेरेब्रल पाल्सी क्या हो गया? मसल कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में प्रॉब्लम आना, ठीक है। और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब हम ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल है, ये भी मतलब कि डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है ना, मतलब आफ्टर सर्जरी, मतलब कोई स्ट्रेस होना किसी को, मतलब बहुत कोई ऑपरेट हुआ है, कुछ हुआ है, मतलब कोई सदमा टाइप लग गया है जिसको, ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया, तो ये भी क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और ऑटिज्म जो है वो क्या होता है? ऑटिज्म जो है ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है, बट इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आफ्टर सर्जरी जो है ये डिसऑर्डर आ रहा है, मेंटल डिसऑर्डर आफ्टर सर्जरी आ रहा है। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और ADHD जो है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग theorist is on the opinion that students study hard for their personal growth and development? तो ये किसने कहा था? ये पियाजे ने कहा था, उन्होंने ही ज़्यादा महत्व दिया है बच्चों को, और मतलब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है उनमें से क्या छोड़ के जो है वो बाकी सारे इसके हैं, ठीक है। समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्से में बांटना, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज एंड परिणामों की आशा करना, एंटीसिपेट आउटकम्स, ठीक है। तो इन चारों में से क्या होगा? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, मोटर स्किल्स है ना, मतलब जो भी हम काम करते हैं मोटर स्किल्स है ना, जो हम कुछ करेंगे तो वो हमसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया,
डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसफेजिया, ठीक है, इसमें से क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स की हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। मोटर स्किल्स में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। वो डिस्प्रैक्सिया मतलब एक पेन भी नहीं पकड़ा जाता, जिसको डिस्प्रैक्सिया हो ना, मतलब मसल कोऑर्डिनेशन होती ही नहीं है, मसल जो है वो काम कर ही नहीं पाएंगी ठीक से, मतलब वो एक इवन कि एक पेन भी नहीं पकड़ पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा ठीक से, ओके। डिसकैलकुलिया होता है मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। और डिसलेक्सिया तो हमें पता है कि ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बेनिफिट्स, जेनेटिक ट्रांसमिशन, लर्निंग द कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर। तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में जो है जेनेटिक ट्रांसमिशन, जो अनुवांशिक संचरण होता है वो नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होता उसमें, बाकी सब होता है। नेक्स्ट है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? व्हाट टर्म और फ्रेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग? नहीं मतलब कि छोटे छोटे कुछ मतलब अपने दिमाग में हम सोच के रखते हैं, उसको उसने क्या जो है वो पियाजे ने उसको क्या कहा था? उसने उसको स्कीमास कहा था, स्कीमास या अवधारणाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। वाइगॉस्की जो थे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। जो हमारे पास जीन पियाजे हैं और ब्रूनर है, ये हमारे पास रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। उन्होंने सोसाइटी का जो है वो ज़्यादा रोल बताया हुआ है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं हैव लो IQ, है ना, ऑब्वियसली IQ थोड़ा कम होता है उनका, होता है या नहीं होता है। हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, इजिली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स एंड हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनका IQ जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि कम होता है, ठीक है, मतलब मे बी कोई गिफ्टेड है मे बी उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी एक वर्ड को लेकर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि M है, उसको वो W पढ़ सकता है, बेशक वो गिफ्टेड है पर इतनी सी प्रॉब्लम तो उसमें हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो IQ कोई मैटर नहीं करता है लर्निंग डिसेबिलिटी में, ठीक है। और जो लर्निंग डिसेबल होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न होती है बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दैट लुक अलाइक, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब कि किसी भी समस्या का समाधान करना है तो जो वो सॉल्यूशन निकालेंगे वो उनके होंगे, ओरिजिनल होंगे, यूनिक होंगे, और वो क्या होंगे? डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक समस्या के 4 समाधान जो है वो इकट्ठे ही खोज लेंगे वो, है ना। तो वो होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होती है ये। तो यही थे हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस थे चाइल्ड साइकोलॉजी के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।